हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक बिंदास सा सेशन। इस छोटे से सेशन में हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले के बच्चों के लिए पहला चैप्टर रासायनिक क्रियाएं और समीकरण। रासायनिक क्रियाएं और समीकरण में देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में जितने भी पूरा आपको शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता होगी, शॉर्ट नोट्स हम आपको लेकर आ चुके हैं और पूरा इसी से आपका पूरा चैप्टर रहने वाला है, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पहला चैप्टर आपका दे रखा है रासायनिक क्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो अपक्रिया क्या होती है, अपक्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो अब ये देखिए, आपका रासायनिक क्रिया जो है समीकरण, ये अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में डिवाइड है। अपक्रिया क्या होती है, उसके बाद रासायनिक अपक्रिया के प्रकार यानी संयोजन अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, अवक्षेपण अपक्रिया, उपचयन अपचयन अपक्रिया, उपचयन के प्रभाव और संक्षारण एवं विकृतिगंधिता। ये इतने टॉपिक पे ये है। ठीक, इतना टॉपिक आपको इसके अंतर्गत है। इसके देखेंगे तो अपक्रिया क्या है, अपक्रिया रंग हो परिवर्तन होता है, अवस्था और तापमान। उसके बाद समीकरण का बनना, फिर शाब्दिक शब्द में समीकरण को सरलतम रूप में लिखना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये सब है। ये पूरा आपका सिलेबस पाठ्यक्रम रहने वाला है, यानी आपकी इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। यानी बात करें Mg से O2 को करा देते हैं रिएक्शन, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वही दे रखा है। तो असंतुलित है यानी नॉन बैलेंस, यानी बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। ये रिएक्शन हो गया है लेकिन बैलेंस नहीं है, तो संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए Mg के 2 परमाणु इधर हैं, इधर Mg के 1 परमाणु है, इधर Mg के 1 परमाणु, इधर O2 एक 2 है, इधर O2 एक, यानी ऑक्सीजन 1 है। ठीक, तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन को इधर क्या करेंगे, 2 से गुणा कराया तो इधर से बैलेंस Mg बैलेंस नहीं हो, संतुलित हो गया। तो Mg को संतुलित करने के लिए क्या किया, 2 से यहाँ गुणा करा दिया ये वाला 2, तो यानी हमारा बैलेंस, हमारा जो रिएक्शन है संतुलित हो गया। संतुलित करना आपके क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऊर्जा अवशोषित यानी उष्माशोषी, अगर ऊर्जा निष्कासित होती है तो उष्माशोषी है। सॉरी, देख गलत हो गया, यहाँ पे ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो यानी उष्माशोषी, अगर ऊर्जा निकल रही है यानी निष्कासित हो रही है तो उष्माक्षेपी होगा, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, उष्माशोषी नहीं रहेगा। उसके बाद संतुलित समीकरण में क्या पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और परमाणु की संख्या समान रहती है। अब कारक एवं उत्पाद दोनों उपस्थित होते हैं। तत्वों की भौतिक अवस्था को लिखना, जैसे ठोस को हम यस से लिख सकते हैं, द्रव को एल से लिख सकते हैं, लिक्विड ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, जलीय जलीय यानी एक्वस, एक्वस यानी जल को हम एक्वा कहते हैं, और गैस यानी गैस जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इस तरह हम तत्वों को लिख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें भौतिक परिवर्तन, हमारे क्लास 10th लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आता है, चाहे मार्क शीट पे आए, चाहे जो आए ऑप्शन में आ सकता है या फिर लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, तो बात करें भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, फलों में सलाद बनाना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, ये सब कैसे परिवर्तन, ये सब भौतिक परिवर्तन। तो शॉर्ट नोट में हम रिवीजन करेंगे, वन शॉट में हम रिवीजन करेंगे, पूरा एकदम निचोड़ लेकर आए हैं। ठीक, चाहे जितनी लेंथी क्लास हो, हम पूरा महामैराथन के साथ इस पूरे पृष्ठ का हम पूरा निचोड़ देखेंगे। ठीक, पहला चैप्टर का महामैराथन देख लीजिए। उसके बाद करें रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देख लीजिए भैया। और उसके बाद ये हमारा वन शॉट है, पहला चैप्टर एक क्लास, पहला चैप्टर खल्लास। उसके बाद बात करते हैं इसके उदाहरण देख लीजिए। इसमें क्या है, दूध से दही बनना, यानी दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। लोहे पर जंग लगना, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड बनना, लकड़ी और कागज का जलना, ये सब आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। तो सारे जल्दी जल्दी देख लीजिए, कोई भी बच्चा जाना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा, बस आपका, हम कहते नहीं हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लास 10। इसमें देखिए अंतर जरूर आता है बोर्ड एग्जाम के लिए भैया, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर आता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। दे रखा पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, खाली भौतिक गुणों में जैसे अवस्था हो गया, आकार हो गया, में परिवर्तन होता है, लेकिन
रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन के प्रारंभिक पदार्थ में पूर्णतः भिन्न होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है या इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जल का वाष्पीकरण, फलों विशेषालाद बनाना। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। इसके एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। यानी भौतिक रासायनिक अपक्रिया के अंतर जरूर तैयार से कर लीजिएगा। भौतिक अपक्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के अंतर, रासायनिक परिवर्तन के अंतर का आप तैयार करिए। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है रासायनिक अपक्रिया आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों संबंधित अपक्रियाओं को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी रसायनों से संबंधित जितने भी अपक्रियाएं हैं उनको रासायनिक अपक्रिया कह सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। हमने बताया था ना, अभिकारक, अभिकारक से आता है क्वेश्चन। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ओएमआर पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव पे भी आ सकता है, ऑप्शनल आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी देखिए, हम पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अगले प्रश्न में आगे देख लीजिएगा। यानी जो हमारे रिएक्शन से जो पीछे देख लीजिए, ये वाला देखिए, जैसे ये जो हमारा Mg+O2 ये अभिकारक है और MgO जो है ये क्या है? हमारा उत्पाद है। ठीक, तो इधर से रिएक्शन देख लीजिए। फिर बीच वाला क्या होता है? इसमें उत्प्रेरक रहता है। जैसे भोजन का पाचन, ये सब किसी रासायनिक अपक्रिया के एग्जाम्पल है। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दूध से दही बनना, भोजन को पकाने की प्रक्रिया, सब रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण है। अगले प्रश्न खोलते हैं तो अगले प्रश्न में देख सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न में रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अपक्रिया हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई कि नहीं हुई? तो रासायनिक अपक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपक्रिया संपन्न हुई। जब कोई अपक्रिया संपन्न होती है तो उसमें निम्न चिन्हों को पहचाना जाता है। जैसे नंबर 1, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, जैसे रासायनिक अवस्था, ठीक, भौतिक अवस्था कुछ परिवर्तन, यानी रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसका निष्कासन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, टिक लगाइए इस पे। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह रासायनिक अपक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसमें निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। यानी आप देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अभी हमने पीछे रिएक्शन दिखाया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या कारक है? जो इधर से रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, ये उत्पाद है। नोट यहाँ लिखते हैं, एक प्रकार का नोट है कि इस प्रकार समीकरणों को लिखना शुद्ध शब्द समीकरण कहलाता है। अगर हम इसे शब्दों के माध्यम से समीकरण लिख रहे हैं रिएक्शन को तो इसे शब्द समीकरण कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका है जिसे सूत्रों और संकेतों के माध्यम से लिखते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया को लिखते हैं। जैसे Mg+O2 MgO, यही हमने मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को हमने लिखा है Mg+O2, यानी मैग्नीशियम को लिखा हमने Mg और ऑक्सीजन को लिखा हमने O2 गिव्स आउट MgO। रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है कि किसी रासायनिक अपक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। अभी हमने एक बार पढ़ा है कि अपक्रिया में दो भाग होते हैं, एक होता अभिकारक, एक होता उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपक्रिया में भाग लेते हैं ना, इसलिए ये दोनों क्या है? अभिकारक है। उत्पाद क्या होते हैं? जो किसी अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO उत्पाद है, जो Mg+O2 में भाग लेने से नया पदार्थ बन गया। जो अपकारक के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो अपकारक के भैया बाद बनता है, अपकारक में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया अभिकारक, जो भाग लेते हैं। हम अगला प्रश्न देखेंगे, नोट्स क्वेश्चन देखिए। उसके बाद बात करेंगे, देखिए पूरा हम वन शॉट में रिवीजन करेंगे। वन शॉट है पूरा, पहला चैप्टर एक क्लास, पहला चैप्टर खल्लास। रासायनिक समीकरणों को लिखना, कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं? रासायनिक समीकरण को एक रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित करता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को तीर के निशान के बाईं ओर अपकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसको समझिए, Zn+H2SO4, भैया विस्थापन अपक्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रट डालिए इसको। Zn+H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4। तो क्या हुआ? अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, देखिए बीच में प्लस चिन्ह लगा ना। फिर उसके बाद क्या है? तीर का निशान लगाया गया, उत्पादों के बीच भी दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाया गया है, देखिए। तो इसी तरह रासायनिक अपक्रिया को लिखते हैं, समीकरण को लिखते हैं। कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो संतुलित नहीं होता। जैसे इधर देखिए, इसी समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं ओर और दाईं ओर परमाणु की संख्या गिनिए। जैसे देखिए, तीर की दाईं ओर क्या है? परमाणु, बाईं ओर क्या है? Mg1 है, दाईं ओर क्या है? Mg
एक है। लेकिन बाईं ओर देखते हैं O2 यानी ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं, लेकिन दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु 1 है। जिसकी वजह से हमारा जो परमाणुओं की संख्या यानी अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, जिसके कारण ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब ये संतुलित नहीं है, इसका मतलब ये असंतुलित है, और जब असंतुलित हो तो ये क्या कहलाता है? कंकाली समीकरण कहलाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। इस प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जो समीकरण ऐसी समीकरण जो संतुलित नहीं होती, असंतुलित होती, उसे ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब भैया कैसे संतुलित करेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण को? क्लास 10th में आता है, पहला चैप्टर है भैया, बहुत आता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तीर की बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर के तत्वों को परमाणु समान हो सके। दाईं ओर के परमाणु बाईं ओर के परमाणु को हम बराबर करते हैं। जैसे इधर Mg1 है, इधर भी Mg1 है। इधर O2 यानी ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु 1 है, तो इधर 2 से गुणा कराएंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो जाएंगे, Mg भी 2 हो जाएगा, तो इधर भी 2 से गुणा कराएंगे तो यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। अब भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्लास 10th के लिए। तो दे रखा रासायनिक क्रियाओं के अणुओं के बीच बंध बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं को टूटने की से ऑक्सीजन हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं। ये सब देखिए सही है। तो रासायनिक क्रियाओं के निम्न प्रकार होती है। कितने प्रकार होते हैं? निम्न प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार हमको पढ़ना है। तो देखिए नंबर 1 हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी 5 रिएक्शन दे रखे पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 संयोजन क्रिया आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वियोजन तथा अपघटन क्रिया, वियोजन कहो या फिर अपघटन कहो, दोनों ही एक ही है। विस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन, उपचयन एवं अपचयन, ये 6 उपचयन एवं अपचयन अलग अलग है। तो टोटल 6 रिएक्शन है, 5 6 टोटल 6 रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देख लीजिएगा पूरा एक क्लास, एक क्लास चैप्टर 1 खलास। देखिए संयोजन क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उसे क्रिया को संयोजन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया के लिए सामान्य सूत्र A+B गिव्स आउट AB, यानी इस तरह ले सकते हैं कि A और B जुड़ के बन जाता है AB, यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड तथा H2O लिखा है, ठीक है। H2 यानी H2O को जोड़ेंगे तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस एक्वस यानी जल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक, जिसे बूझा हुआ चूना कहते हैं। परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण को तुलना करने में हमने देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों अभिकर्मक हैं और उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन क्रिया करते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए है, ठीक। उसके बाद क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 और प्लस H2O, ठीक। ये सारे रिएक्शन रहने वाले हैं, ठीक। तो अन्य संयोजन क्रिया के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे देखिए अन्य संयोजन क्रिया के उदाहरण को हम देख सकते हैं। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना क्या होता है? कार्बन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 गैस निकलता है, ये कोयले का जलना, ये भी संयोजन क्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है। रिएक्शन आप देख लीजिएगा, ठीक। तो सारे संयोजन क्रिया के रिएक्शन हो सकते हैं। देखिए ऊपर देख लेते हैं और भी हैं सारे। जैसे जल का बनना, जल का बनना भी संयोजन क्रिया का एग्जाम्पल है। H2 प्लस O2 आपस में मिलकर क्या करता है? H2O यानी जल बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, यानी सल्फर और की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। जंग का लगना भी, फेरस ऑक्साइड का बनना है, जंग का लगना FeSO4 डॉट, ये क्या है? इसका रिएक्शन नहीं है संयोजन क्रिया का, ठीक, लेकिन समीकरण के रूप में आ सकता है। उष्मा के आधार पर रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, यानी उष्मा के आधार पर रासायनिक क्रिया के प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी उष्मा सेपी अपक्रिया होती है, वही अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है, उष्मा सेपी अपक्रिया कहते हैं। यानी मेथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल जाता है, ठीक। तो श्वसन भी एक उष्मा सेपी क्रिया का उदाहरण, क्योंकि कोशिकाएं श्वसन के दौरान उष्मा मुक्त करती है। साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस या पेड़ों का पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना भी उष्मा सेपी क्रिया का एग्जाम्पल है। उष्मा शोषी अपक्रिया वे अपक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे BaOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl गिव्स आउट BaCl2 प्लस 2NH4OH, ये भी उष्मा शोषी अपक्रिया का एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं वियोजन या अपघटन क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तैयार कर लीजिएगा। वे अपक्रियाएं जिनमें एकल अपकारक वियोजित विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं विघटन अपक्रिया कहलाते हैं। विघटन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक, यानी उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशिकीय वियोजन।
उष्मीय का मतलब उष्मा के माध्यम से वियोजित हो जाए तो उष्मीय वियोजन, विद्युत के माध्यम से वियोजित हो विद्युत वियोजन, और प्रकाश के माध्यम से वियोजित हो तो प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। FeSO4 gives out Fe2O3 plus SO2 plus OCSO3, CaCO3 gives out CaO plus CO2। ठीक, ये सब क्या है, अपघटन यानी विद्युत अपघटन की एग्जांपल है। देखिए संयोजन क्रिया का उल्टा होता है अपघटन यानी वियोजन, संयोजन का उल्टा वियोजन, वियोजन का उल्टा संयोजन। H2O का गिफ्ट विद्युत के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं दूसरा रिएक्शन के बारे में। तो दूसरा रिएक्शन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए AgCl गिव्स आउट AgCl2 यानी AgBr गिव्स आउट Ag प्लस Br2। उसके बाद बात कर रहे हैं, तीसरा नंबर है हमारे पास रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाला है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अपक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। रट डालिए भैया, रिएक्शन रट डालिए। ठीक, अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। आपको जो रिएक्शन तैयार हो वो तैयार कीजिए। Fe क्या होता है, Fe अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील, तो Cu को उसके जलीय विलयन SO4 के विलयन से हटा देता है, और क्या होता है Fe आपस में जाके बैठ जाता है और Cu बाहर चला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से फेरस सल्फेट बन जाता है। इसी तरह कई अन्य एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ZnCuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। पीबी दे रखा है प्लस Cu या Cl2 गिव्स आउट PbCl2 प्लस Cu। सब अन्य एग्जांपल दे रखे हैं। उसके बाद करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़े जिससे लेंथ तीनों क्लास। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल देखेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के सामान्य सूत्र होता है ABCD गिव्स आउट ADCD, यानी A की जगह पे बैठ गया C की जगह बैठ गया A। ठीक, देखिए इसके एग्जांपल इधर के Na2CO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। फिर उसके बाद दे रखा है रिएक्शन और दे रखा है हमारे पास BaCl2 H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। उसके बाद तीसरा नंबर रिएक्शन दे रखा है BaCl2 प्लस KSO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस KCl2। ये जितने भी रिएक्शन है सभी इंपॉर्टेंट होने वाले क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं उपचयन या अपचयन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए भैया, क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपचयन एवं अपचयन क्रिया है। उपचयन क्रिया क्या कहते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन क्रिया कहते हैं। उपचयन का उदाहरण देखिए, जैसे ये कार्बन में O2 जुड़ रहा है और CO2, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो जाएगा, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है होता है। ठीक, जैसे PO4 प्लस O2 यानी P2O5 ऑक्सीडेट, यानी ये भी ऑक्सीकरण क्या है, उपचयन क्रिया का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगले के बारे में, तो देख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे रिएक्शन देख लीजिएगा। ठीक, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो, ये भी एग्जांपल है। अब हाइड्रोजन वाला देख लीजिए, ये सारे रिएक्शन वही इसके उदाहरण है। ठीक, अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि एवं अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो अथवा दोनों हो तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक, हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले, जैसे देख लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ZnCuO प्लस H2Cu प्लस H2O, इसमें देख लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, रेडिक्स, यानी क्या हो रहा है, वो अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान अब एक अपकारक अपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी दोनों प्रक्रियाएं की रिएक्शन होती है, ZnO प्लस C Zn प्लस Cu। ठीक, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो अपचयन के ऑक्सीजन देता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, हाईलाइट वाले तैयार कर लीजिए, सब हाईलाइट है। ठीक, अवकारक किसी वह पदार्थ जो ऑक्सीजन हटने के उत्तरदायी होता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। यानी ऑक्सीकारक अपचायक वही है। ठीक, देख लीजिए जल्दी जल्दी। उपचयन के प्रभाव, ठीक, संचारण, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया संचारण। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी अभिक्रिया कर
नमी से अक्रिया कर किसी धातु की सतह से संचारित गलन हो जाती है तो ऐसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। नोट, संचारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीज है। ध्यान से सुनिए, संक्षारण और जंग लगना दोनों अलग चीज। जंग लगाने से लोहे जैसी धातु सतह संचारित होती है। तो संक्षारण क्या, संक्षारण अलग टॉपिक है, लेकिन जंग लगना अलग टॉपिक है। जंग लगाने से क्या होता है, लोहे जैसी धातु संचारित होती है। संक्षारण से बचाव, संक्षारण से निम्न विधियां। नंबर 1 जस्त्रीकरण, जस्तीकरण हो नंबर 1 है विधियां। उसके बाद करें और विधियां हमारे पास हैं, जैसे धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह पर तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। नंबर 2 टॉपिक हमारे क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, भोजन में उपस्थित वसा एवं तैल का वायु जनित अपचयन से जिसका उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है। भोजन के इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता एक घटना जब बहुत समय रखने के बाद वसा, तेल या खाद्य सामग्री अपचयित होकर उसका स्वाद बदल देता है। वसा अथवा तेल तैयार खाद्य सामग्री, सब्जी, चिप्स आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं रहता। जैसे देखे होंगे आप लोगों को, चिप्स के पैकेट में या तेल कोई भी खाद्य सामग्री है, उसमें क्या होता है, विशेष गंध आने लगती है। इसी कारण है, ये विकृत गंधिता का ही कारण है। इसके लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस चिप्स के पैकेट में भरते हैं, ठीक, इसके बचाव के लिए। वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाव। वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से होने वाले बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। यानी जो विकृत गंधिता है, इससे हम क्या कहते हैं, वसा जो खाद्य पदार्थ है, वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थ है, इसको विकृत गंधिता से हम बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे, इसको रोकने की निम्न विधियां। नंबर 1 वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थों को एंटीऑक्सीडेंट डालने से विकृत गंधिता से होने से बचाया जा सकता है। यानी जो वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थ है, इनको एंटीऑक्सीडेंट डालने से को बचाया जा सकता है विकृत गंधिता। खाद्य पदार्थों के पैकिंग समय बर्तन में ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है। जो खाद्य पदार्थ की पैकिंग होती है, तो इनसे बर्तन से ऑक्सीजन गैस हटा दिया जाता है और क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक। तो नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, इससे भी विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन को खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उष्मा एवं प्रकाश से दूर किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, उनको विकृत गंधिता से बचाना, तो उसको उष्मा एवं प्रकाश से दूर रखते हैं। उसके बाद करते हैं, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उनकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर जैसे आम भाषा में फ्रिज कहते हैं, फ्रिज में रखते हैं, जिससे विकृत गंधिता यानी विशेष प्रकार गंध नहीं आती, ठीक। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब भैया रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हम पहले बताए हैं, देख लीजिएगा, वही परमाणु की संख्या बराबर करना है, ठीक। इसको डिटेल में बता देंगे बोर्ड पे। FeH2O फिर Fe3O4 प्लस H2 लेते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए पूरा जो डिटेल में दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा। Fe प्लस H2 Fe3O2H2, ठीक, पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल में। हम वीडियो दिखा दे रहे हैं, ठीक, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा रोक रोक के, ठीक। अधिकतम परमाणु की तत्व Fe चीजों को प्रोडक्ट, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके कुछ है नहीं, ठीक। हम बोर्ड बता देंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले से ही पढ़ रखा होगा। संतुलित करने वाला जब परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं बस, ठीक, पूरा वही है, ठीक, पूरा वही टॉपिक है संतुलित करना, ठीक। देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित करना आप लोगों को आता होगा। पहले से नहीं आता तो हम बोर्ड बता देंगे, इसमें पूरा लिखा है डिटेल में, पढ़ लीजिएगा। नोट अगर करना चाहते हैं, नोट अब करने के तरीके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक। अगला वाला प्रश्न हमको लगता नहीं है, ठीक, अगला वाला नहीं है, पीछे है। तो देख लीजिए, इसमें परमाणु की संख्या बराबर करते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस इतना ही आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आप अच्छे तैयार कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, पीछे बैक करके देख लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आप लोग को सब समस्या का समाधान होगा। तो देख लीजिए, जो जो आप लोगों को दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिस सेशन में मांग हो उस सेशन का हम शुरुआत लाएंगे। जिस सब्जेक्ट को आपको तैयार नहीं आ रहा वीडियो, तो बता दीजिए, हम लेकर आएंगे, ठीक। तो देख लीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।